हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कैटायन और एक प्रोटॉन में डिफरेंस और एक इलेक्ट्रॉन और एनायन में डिफरेंस। ऐसा ही क्यों? एक्चुअली मैं शाम को पढ़ाने जाता हूं उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, जो थोड़े से थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं, तो उनको मैं पढ़ाने जाता हूं। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने मेरे से पूछा कि भैया देखो हमारी बुक में लिखा है कि कैटायन क्या होता है। केटाइन में होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। केटाइन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एनायन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसने एक और चीज बोली कि एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन आप लोग जानते हैं ना, प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये अलग कैसे हुए? मतलब एनायन में भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और एनायन सेम होने चाहिए, हमने अलग वर्ड्स क्यों दिए? ऐसे ही वो बोल रही है कि कैटायन और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये अलग कैसे हुए? तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ये अलग कैसे हुए। देखिए एनायन और इलेक्ट्रॉन में क्या फर्क है, हम देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सिंगल पार्टिकल है जिसपे 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक एटम क्या होता है? नॉर्मल एटम, एटम की बात करते हैं हम, ठीक है बच्चों। देखिए ये एक एटम है, मान लो जिसमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें 5 पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, 5 नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेकिन इसका टोटल चार्ज कितना है? हाँ बिल्कुल सही, कितना है बच्चों? 0 है, क्योंकि 5 प्लस है और 5 माइनस है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, छोटे बच्चे से भी पूछोगे वो भी बोल देगा 5 माइनस 5 0 है ना, ठीक। तो इसका एटम का टोटल चार्ज कितना है? 0। लेकिन किसी तरह से अगर मैं एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करूं मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, तो क्या होगा हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा? प्रोटॉन तो 5 ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन के साथ मैंने छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो हमारे पास 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब अब नेट चार्ज कितना हो गया? +5 और -6, मतलब कितना? हाँ बिल्कुल सही, कितना बच्चों? -1। तो अब हमारे पास -1 नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको हम बोलेंगे एनायन। मतलब ये एक ऐसा एनायन है जिसके अंदर आप देखिए 11 पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन एक सिंगल पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज है लेकिन इसमें 11 पार्टिकल्स है। ऐसे ही प्रोटॉन के साथ है। अच्छा इसको एग्जांपल आप रियल लाइफ से देखिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा सोचिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक लड़का है, ठीक है। एक लड़का है, उस पर चार्ज होता है मान लो पॉजिटिव, मान लेता हूं, क्या दिक्कत है। एक लड़के को हम बोलते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक लड़की को हम क्या बोलते हैं? एक नेगेटिव चार्ज। मतलब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है लड़कियों से, ऐसा नहीं है कि लड़की को नेगेटिव और लड़के को पॉजिटिव बोल रहा हूं, आप उल्टा भी बोल सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, ठीक है। वो जस्ट मेरे दिमाग में जो है मैंने बोल दिया। अच्छा अब देखो, एक लड़का है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक लड़की है उस पर नेगेटिव चार्ज। मान लो एक कमरा है, एक बड़ा सा कमरा है जिसमें 5 लड़के हैं। लड़के को मैं क्या लिखूं? बॉयज लिख देता हूं B, और लड़कियों को मैं क्या लिख देता हूं? 5 लेडीज, ठीक है। 5 बॉयज 5 लेडीज, ठीक है। अच्छा अब देखो, टोटल 5 बॉयज मतलब 5 पॉजिटिव चार्ज, 5 लेडीज मतलब 5 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। मान लो यहाँ पे 5 लेडीज की जगह 6 लेडीज आ गई, ठीक है। तो अब कमरे का चार्ज कितना होगा? 5 बॉयज मतलब +5 और 6 लड़कियां मतलब -6, तो कमरे का चार्ज कितना है? -1। तो क्या आप बोल सकते हो कि अच्छा कमरे का चार्ज भी -1 है, एक लड़की का चार्ज भी -1 है, तो क्या लड़की और एक कमरा बराबर है? नहीं ना, एक लड़की और एक कमरा जिसके अंदर 5 लड़के और 6 लड़कियां हैं, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। वैसे ही आप इसको एटम में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एनायन क्या है? एक एनायन एक लड़की की तरह सिंगल एंटिटी जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है। बल्कि जब आप एक एनायन की बात कर रहे हो, इसमें 11 पार्टिकल्स हैं, 5 बॉयज, यहाँ पर 5 प्रोटॉन्स, 6 लड़कियां, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, और उनके नेट रिजल्टेंट जो है वो -1 आ रहा है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा एक और सवाल मन में आता है, ये तो आप समझ ही गए क्या होता है, कि मैंने इलेक्ट्रॉन को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात क्यों कर रहा हूं, मैंने प्रोटॉन को क्यों नहीं छेड़ा। अभी हम इस पर हल्का सा बात कर लेते, फिर हम आपसे विदा लेंगे। तो इस पर हम बात कर लेते कि हमने इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्यों छेड़छाड़ करी, प्रोटॉन के साथ क्यों नहीं करी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग अभी समझ जाएंगे, बड़े समझदार हैं वैसे आप सभी लोग, जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए एक आपने पढ़ा होगा, होप्स हो कि आपने पढ़ा होगा, बीच में क्या होता है एक एटम में? ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और बाहर शेल्स होते हैं, और इन शेल्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।
2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 हो सब जो भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये देखिए ये शेल में है, बाहर की तरफ है, तो इनको निकालना तो बहुत आसान है। लेकिन ये जो प्रोटॉन्स है आप आगे आके पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ोगे क्या होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो यहीं पे रहते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। इसको ऐसा समझिए कि 4 दोस्त है, एक बड़ा सा कमरा है, उसके अंदर 4 दोस्त हैं बीच में, और ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं, और साइड में कुछ कुछ लोग ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फैले हुए लोग हैं। तो इस वाले को अगर मैं, और यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है, तो इस वाले को अगर मैं बोलता हूँ बच्चे काम करो कमरे से बाहर आओ, तो कितना आसान है, मैंने बोला वो बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा तो क्या, मैं खींच के ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लाना है अंदर, तो देखो उसका आना ही मुश्किल है, और पहले मैं उसको जाऊंगा लेने, फिर मैं उसको लाऊंगा, और इनकी इतनी अच्छी दोस्ती है तो ये एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं, तो इसका बाहर आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा, मतलब चार्ज कम ज्यादा करना है, कुछ भी करना है छेड़छाड़, तो मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ करता हूँ, प्रोटॉन के साथ मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसको निकालना या एक प्रोटॉन को ऐड करना, एक बच्चा है उसको यहां से लेकर यहां तक जाने में मुश्किल होगी, बल्कि यहाँ पे तो उसको आसानी होगी, है ना। तो एक प्रोटॉन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना एटम से बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा हम जो मैनिपुलेशन करते हैं किसके साथ करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, किसके साथ करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, मतलब जैसे 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। इस केस में क्या होगा, 4 माइनस और 5 प्लस, तो कितना चार्ज हो जाएगा, +1, इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। और अगर हमारे पास 5 प्रोटॉन रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, बाहर से हम कहीं लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मतलब -1, और इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। तो बस यही था इस लेसन में, सिंपल सी बात थी, आपको नॉर्मली समझ में आ गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं है, देखिए जितना आप रटेंगे उतनी जल्दी आप भूलेंगे, है ना। तो आपको ये करना है, समझना है इसको, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैटायन और एक उसमें क्या फर्क हो सकता है प्रोटॉन में, है ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पर दोनों में फर्क क्यों है, होप्स हो गया आपको समझ में आ गया, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले लेसन में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग के बारे में, क्यों बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, बॉन्ड बनाने की जरूरत ही क्या है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे अगले लेसन में। मिलता हूं आपसे अगले लेसन में एक नई आशा, एक नई एनर्जी और एक नई एंथुजियाज्म के साथ। चलिए दोस्तों, बाय बाय।